जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट हम और आप में मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता शहजाद। पॉडकास्ट में नाज़रीन हम बात करते हैं, अक्सर हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट होते हैं, लेकिन आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और अहम भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहां पर इंतखाबात का दौर है और अब उम्मीदवारों के जो है नाम भी फाइनल किए जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। तो आज के पॉडकास्ट में हमने एक ऐसे गेस्ट को दावत दी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक आम लेकिन बहुत अहम नजरियाती कारकुन है। हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मौरूसी सियासत की जानिब जाती हैं या उन लोगों को टिकट्स देती हैं जो बहुत अरसे से उनके साथ उनको बेनिफिट्स दे रहे होते हैं। डेफिनेटली उनके नाम ज़्यादा सामने आते हैं, जैसे कि अभी के कुछ नाम मंजूर भी हो रहे हैं, तो हम उन नामों पर बात भी बाद में कर लेंगे। लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ अपने गेस्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियोज के अंदर इस पॉडकास्ट में इमरान अहमद सिद्दीकी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से PS94 से कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, खैरियत से हैं? कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत खुशी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको टिकट दिया है PS94 से। आप सबसे पहले अपने तासुरात का इजहार कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम और आप में मुझे यहाँ मदऊ किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम मेरा मैसेज आपके ज़रिए जो है ना सिर्फ मेरे इलाके के लोगों को, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे हल्के में जाएगा, बल्कि ओवरऑल तमाम जगह तक जो है मेरा ये मैसेज आज जो है आम लोगों को भी सुनने का मौका मिलेगा। मेरा तो मैं देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नजरियाती कारकुन हूँ। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तकरीबन 47 और 48 साल दिए हैं। उम्र का तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहा हूँ। मैंने एक तवील जद्दोजहद की। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरियाती कारकुन हूँ। मैंने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो लहर थी 70s की, मैं गो के 70s में सिर्फ 12 साल का था, लेकिन मैं वो जो लहर थी उस लहर ने जो है आम आदमी को बहुत मुतासिर किया। बिल्कुल। और हम जब देखते हैं कि 47 से पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 70 तक जो है, चूँकि इस मुल्क में इंतखाबात हो ही नहीं सके थे, तो उसके बाद जो हमारे इंतखाबात पहली दफ़ा हुए वो सन 70 में ही हुए थे। तो उसके बाद लोगों ने देखा कि भुट्टो साहब की एक लहर थी और बुनियादी तौर पर भुट्टो साहब जो थे वो गरीब के लिए बात करते थे, वो इनकलाब की बात करते थे। वो चाहते थे कि गरीब के तन पर कपड़ा हो, वो चाहते थे कि गरीब के पैर पे चप्पल हो, मजदूर की बात करते थे, गरीब की बात करते थे। और उनकी इसी बात ने जो है वो आम आवाम पर अट्रैक्ट किया था। और वो एक कशिश थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर एक कशिश मौजूद थी, और मेरा ख्याल है वो ये उनकी इस कशिश की वजह से आम आदमी जो है बहुत मुतासिर हुआ। इमरान साहब, आपका बड़ा एक लंबे अरसे तक ताल्लुक़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो अभी भी आप बात कर रहे हैं भुट्टो साहब की भी, फिर बीबी शहीद साहिबा से भी आपका डेफिनेटली ताल्लुक़ रहा होगा। तो उस दौर पर अगर हम थोड़ा सा रोशनी डालें कि बीबी के साथ कैसा ताल्लुक़ रहा और किन चीज़ों ने आज के दौर तक, सन 2024 तक आपको इंटैक्ट करके रखा है पीपल्स पार्टी से, वो एक चीज़ क्या थी? देखिए, बुनियादी तौर पर तो पीपल्स पार्टी जो गरीब की बात करती है ना, अच्छा, वो कोई दूसरा नहीं करता। सही। पीपल्स पार्टी गदगाड़ी वालों की जमात है, पीपल्स पार्टी ठेले वालों की जमात है, जो महरूम तबका है, जो पाकिस्तान में जो तबकाती कशमकश है ना। अब देखें, हम तबकात में तकसीम है। जो निचला तबका है, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ पीपल्स पार्टी है। उसकी आवाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उसकी आवाज़ जो है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद थी, उसकी आवाज़ आज बिलावल साहब है। आप देखें, इस लेवल पर कोई भी नहीं है ना। जो पीपल्स पार्टी जो बात करती है वो कोई दूसरा करता ही नहीं है ना। गरीब की तो कोई बात नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप देखें, हम नवाज शरीफ को देख लें ना, वो तो बुनियादी तौर पर जाके सरमायादारों की बात करते हैं। वो खुद एक बहुत बड़े सरमायादार हैं, और उनके दौर में आप देखें जितने भी फैसले होते हैं वो तमाम सरमायादाराना निज़ाम को सामने रख के वो करते हैं, लेकिन गरीब की कोई बात नहीं होती। लेकिन पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर गरीब की बात करती है, वो गरीब के दरमियान रहती है। आज भी अगर आप देखें तो भी देखें, बिलावल साहब को आप जो उन्होंने अपना 10 निकाती जो मंशूर पेश किया, उसमें आप देखें सारे जो निकात हैं उन तमाम का ताल्लुक जो है गरीब से है। वो गरीब की आज भी बात कर रहे हैं, वो बिजली के हवाले से बात कर रहे हैं, वो दीगर मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, वो तनख्वाहों के हिसाब से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि हम तनख्वाहें दुगनी कर देंगे, और पीपल्स पार्टी ने किया है। आसिफ साहब जिस जमाने में प्रेसिडेंट थे, हमने देखा जितने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह अगर किसी की 25,000 थी तो 50,000 कर दी गई थी। तो ये आम आदमी ये महसूस। अब बिलावल साहब ने, ये जो आपने जरदारी साहब की बात की, तो बिलावल साहब ने इसमें एडअप ये किया कि हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की नहीं, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर, जो आम लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे मजदूर भी है, तो उसकी तनख्वाह भी चाहते हैं कि दुगनी हो जाए। बिल्कुल चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि हम जो है कार्ड बनाएंगे। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा कि हम मजदूर कार्ड जो जाएंगे। वहां पर उनसे काउंटर क्वेश्चन आया था कि ये आप कैसे करेंगे, मुल्क की मौशी सूरत हाल तो इतनी दगरदूं हो चुकी है। तो उन्होंने बोला कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जब IMF के साथ हम होते हैं
تو ہم ایسا کچھ فریم ورک کریں گے, ایسا کچھ پلان کریں گے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. بالکل انشاءاللہ. تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ اگر وہ پریکٹیکل اپروچ رکھتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سیاستدانوں میں پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوتی, تو یہ جو اپروچ ہے یہ بھی بہت اچھی ہے. پیپلز پارٹی دیکھیں, آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی اگر کہتی ہے نا تو کرتی بھی ہے. ہم نے بھٹو صاحب کے دور میں بھی کیا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کا دور, اگر اصل دور جو شروع ہوتا ہے وہ تو 72 شروع ہوتا ہے, جب اس کے 73 کے, اس کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل 4 سال تو تھے, لیکن 4 سال میں بھٹو صاحب نے ایک انقلاب برپا کر دیا. کوئی توقع نہیں کرتا تھا, اور یہی وجہ تھی کوئی اس قسم کی جو طاقتیں تھیں جو بھٹو صاحب کو پسند نہیں کرتی. مثال کے طور پر قادیانیوں کا مسئلہ تھا, مثال کے طور پر لیبر لاز ہم اس زمانے میں لے گئے, آج اولڈ ایج بینیفٹ, سوشل سیکورٹی, یہ جتنی ساری چیزیں یہ آج ہم نے غریبوں کو فلیٹس دیے ہیں, سمجھ گئے نا, تو یہ ساری چیزیں بھٹو صاحب کے ذریعے ہمیں ملی ہیں. عمران احمد صدیقی صاحب, ہم آپ سے آپ کے کورنگی کے حلقے کی بھی بات کریں گے. آپ نے حلقے میں کیا کام کروایا ہے, وہاں پر جیت کے لیے آپ کتنے پرعزم ہیں, سچویشن کیا ہے حلقے کی. لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے سیاسی سفر کے آغاز کی, کہ آپ نے کس طرح سے اپنا یہ سیاسی سفر شروع کیا, اور آج ماشاءاللہ آپ کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے اور آپ خوش بھی ہیں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی. تو ہم وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جدوجہد کا آغاز کیا. میں نے پہلے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ 70s کی بات ہے, جبکہ 70s میں میری عمر صرف 12 سال کی تھی. اچھا, تب سے سمجھ گئے نا. اور وہ ایک لہر تھی, وہ ایک ایسی لہر تھی کہ جس نے جو ہے نا, وہ میں اس زمانے میں بھی اخبار پڑھا کرتا تھا. میرے والد صاحب جو ہیں, ہمارے یہاں انگلش اخبار آیا کرتا تھا اس زمانے میں, ڈیلی نیوز اور جو ہے لیڈر. تو اس کی جو, حالانکہ 12 سال کا بچہ تھا, جو اس کی ہیڈ لائن ہوتی تھی کم سے کم وہ میں پڑھ لیا کرتا تھا 12 سال کی عمر میں, تو میں پڑھ لیتا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب بھٹو صاحب کی لہر آئی, اور مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب پہلی دفعہ کراچی کینٹ اسٹیشن پر آئے تھے, اور میں چونکہ چھوٹا تھا, 12 سال کا تھا, تو انہیں دیکھنے کے لیے میں بھی جو اپنے مین روڈ پر چلا گیا تھا. تو آپ اپنے ابا کے ساتھ گئے تھے, مطلب آپ کے ابا پالیٹکس میں؟ خیر والد صاحب بھی میرے ذہنی طور پر متاثر تھے بھٹو صاحب سے. اصل مسئلہ یہ کہ وہ ساری چیزیں مجھے ورثے میں ملی, تو وہ متاثر تھے پارٹی سے, بھٹو صاحب سے. وہ باتیں ہمارے گھر میں ہوا کرتی تھیں بھٹو صاحب کے بارے میں کہ وہ کس قسم کے ہیں, کیا ہے. اس نے پھر اٹیک کیا میرے, چونکہ بچے کا ذہن بڑا کچا ذہن ہوتا ہے, لیکن مضبوط سوچ بہت ہوتی ہے بچے کی. یہ بھی اس وقت اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات سما جائے یا گھر کر لینا, تو پھر وہ آپ کے مرنے تک آپ کے ساتھ قائم رہے. اس کے بعد پھر وہ سلسلہ چلتا رہا, آگے کی طرف چلا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے پارٹی نے مجھے جو ہے وہ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا رہا, آگے کی طرف چلتا رہا. مختلف ادوار ہیں یہ جو ہے وہ ہم آگے کی طرف چلتے رہے. اس کے بعد پھر ہم شفٹ ہو گئے تھے کورنگی میں. کورنگی میں بھی ہمیں تقریباً 50 سال ہو گئے. 73 میں ہم شفٹ ہوئے تھے کورنگی میں, اور اس وقت ہم 2024 میں ہیں, تو 51 سال میں داخل ہو گئے. میں جس جگہ پہ رہتا ہوں تقریباً مجھے یہاں رہتے ہوئے 51 سال ہو گئے, اور الحمدللہ اس 51 سال میں جو ہے ہم نے ہر طریقے سے لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنے کی کوشش کی. پارٹی نے مختلف ادوار میں جب بھی پارٹی ہوئی کسی نہ کسی عہدے پہ میں کراچی میں رہا. الحمدللہ جو ہے وہ میں اپنے علاقے میں جو ہے میرا جو پی ایس تھا اس زمانے بھی 94 تھا, آج سے 30-32 سال پہلے. آج بھی تقریباً گھوم کے پھر 94 ہو گیا. تو اس زمانے میں وہاں جنرل سیکرٹری رہا پارٹی کا. ہم نے آج وہ حلقہ 3 حلقوں پر مشتمل ہے. اس زمانے میں اتنا بڑا حلقہ تھا کہ آج اس کے 3 حلقے بن چکے ہیں. تو الحمدللہ لوگوں سے رابطہ رہا ہمارا, لوگ اس ساتھ جڑے رہے. بات صرف یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اپنا کام. ہم آج بھی اپنی کام کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان گئے ہیں. ہم نے کورنگی میں بہت کام کیے ہیں. وہ کہ ہمارا نہ ہمارا ناظم, نہ ہمارا ایم پی اے, نہ ہمارا ایم این اے, نہ ہمارا سینیٹر, نہ ہمارا یو سی چیئرمین, نہ ہمارا لوکل کونسلر. اچھا, ہمارا کچھ بھی نہیں تھا کورنگی میں. لیکن اس کے باوجود بھی اس پارٹی نے اربوں روپے کے کام کورنگی میں کرا. یہ کورنگی نمبر کا 2.5 کا برج پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. کورنگی نمبر 5 کا برج پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. اسی طریقے سے کراسنگ کا برج پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. کورنگی کا جو مین شاہراہ ہے 10,000 روڈ, 7,000 روڈ, 9,000 روڈ, سمجھ گئے 12,000 روڈ, یہ سارے روڈز پاکستان. یہ تو میں نے خود وٹنس کیا نا عمران صاحب, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری رہائش بھی اسی علاقے میں ہے. تو ان ساری چیزوں پر جو مہر تصدیق ہے نا وہ تو میں خود بھی سب کر سکتی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہوتے ہیں کورنگی کی عوام کے, کس طریقے سے وہ آ کے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, مطلب آپ ان سے رابطے میں رہتے ہیں, کس طرح سے وہ آپ کو ایکسس کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں سوشل بنیادوں پر بھی میرا لوگوں سے تعلق رہا ہے, سمجھ گئے نا. میں جیسے مثال کے طور پر مسجد ہے, مسجد ایک بہت بڑا ذریعہ ہے رابطے کا. نو ڈاؤٹ. میں اپنی مسجد کا چیف پیٹرن ہوں مثال کے طور پر. 50 سال سے لوگوں سے میرا تعلق ہے. عموماً نمازوں میں لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. میں ڈسٹرکٹ کا زکوٰۃ و عشر کمیٹی کا ضلع کورنگی کا چیئرمین ہوں. مطلب پچھلے دنوں تک چیئرمین بھی سسپینڈ سے وہ کمیٹیز الیکشن کی وجہ سے, تو میں چیئرمین رہا ہوں. ہم جو ہے اس حوالے سے بھی ہمارا لوگوں سے تعلق ہے. ہم تقریباً کوئی
5,500-6 हज़ार लोगों को जो है हम इमदाद देते हैं ज़कात की मद में। इसी तरीके से हम जो है स्कॉलरशिप देते हैं। कराची यूनिवर्सिटी, NAD, दाऊद इंजीनियरिंग में जो बच्चे गरीब बच्चे होते हैं, वो जो तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें हम पैसे देते हैं। इसी तरीके से शादियों की मद में हम तकरीबन 30,000 रुपये जो है हर बच्ची को देते हैं उनकी शादी के मौके पर, ठीक है ना। अगर किसी गरीब आदमी ने कोई छोटी मोटी दुकान लगानी हो, अपने घर पे कोई करना है, उसको हम 5,000 रुपये देते हैं, समझ गए। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आपके बिल्कुल सामने जो है हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल को हम 2 करोड़ रुपए देते हैं ज़कात की मद में। अच्छा। गरीब और मुस्तहिक मरीजों की मदद के लिए। ठीक। इसी तरीके से कोरंगी में एक और हॉस्पिटल है, क्रिक जनरल हॉस्पिटल है चक्रा गोड पे, उसको हम 50 लाख रुपए देते हैं सालाना। इसी तरीके से एक और आंखों का बहुत बड़ा नाम है, कराची में हॉस्पिटल है LRBT 2.5 नंबर कोरंगी पे, और बहुत अच्छा एथेंटिक वो हॉस्पिटल है वो, उसको हम 1 करोड़ 20 लाख रुपए देते हैं ज़कात की मद में। और ये जितने भी अस्पतालों के नाम आप ले रहे हैं, ये कोरंगी के आवाम के लिए किसी नेमत से कम मैं आपने भी वही कहा, मैं कहता हूँ कोरंगी के अवाम के लिए तोहफा है। एग्जैक्टली। जो इतने दूर दूर अस्पताल है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, आंखों का अस्पताल या कोई भी और अस्पताल, तो ये इतना एक्सेस है ना कोरंगी के अवाम के लिए इन तमाम अस्पतालों से कि उनके लिए कोई मसला ही नहीं है हेल्थ के हवाले से। ये देखें कि दूसरे इलाकों के लोग इंटीरियर से और वहाँ इलाज कराने बिल्कुल आते हैं। तो ये हम मतलब ये मैंने आपको बताया। इसी तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल सऊदाबाद है, कोरंगी नंबर 5 का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। एक हमारा हॉस्पिटल जो है बाबर मार्केट पे है, ठीक है ना। तो ये हम इतनी बड़ी, असल मसला ये है कि ये इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर, इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है, इसमें भी तकरीबन हम 12,000 लोगों को, 12 से 13,000 लोगों को जो है हर 4 महीने के बाद हम उन्हें पैसे देते हैं 8,000 रुपए, वो भी उन्हें मिलते हैं, समझ गए ना। तो देखें बात ये, कोई आप लोकल कमेटी के चेयरमैन है, कोई आपका किसी ने आंखों का ऑपरेशन कराना है, वो जो लेंस है वो लेंस 10 से 12,000 रुपए का लगता है। अगर हमारा लोकल कमेटी का चेयरमैन उसे अटेस्ट कर देता है तो वो फ्री में लगता है, हो जाता है। तो देखें अगर एक आदमी को 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है, 12,000 रुपए का फायदा, फिर वो आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो सारी सहूलियात है ये मौजूद है कोरंगी के इलाके में। अभी इंशाल्लाह जब आप यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जीत जाते, तो फिर क्या प्लान्स किए हैं, मजीद किस तरीके से बेहतरी आएगी कोरंगी के अवाम के लिए? डेफिनेटली वोट आपके साथ होगा, सपोर्ट होगी। बात यह है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना बहुत तबाह बर्बाद है। MQM जो है ना, या किसी न किसी अंदाज में करीब 30 से 35 साल तक यहाँ रही है। उसने इन इलाकों के लिए, हालांकि इन्हीं के वोटर थे वो बार बार इनसे वोट लेते रहे, लेकिन इन लोगों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं हुआ। आज ये जितने काम मैंने अभी आपको गिनवाए, ये पीपल्स पार्टी ने किए हैं। सही। मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि MQM ने 30 साल तक के यहाँ क्या किया, यहाँ के लोगों के लिए क्या किया। आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर अंदरूनी तौर पर बिल्कुल बर्बाद हो चुका। जैसे आप समझती हैं, जैसे फौजें जो होती हैं, जब जंग हो रही होती है, जब वो वापस लौट रही होती हैं, तो वो हर चीज़ को तबाह और बर्बाद करके जाती हैं, ताराज करके जाती हैं, वो छोड़ती नहीं है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में बरसों बरस लगे। बिल्कुल। हम तारीख में ऐसी पढ़ते ना, हमने कुबलाई खान को देखा, हमने चंगेज खान को देखा, इंडिया में हमने देखा जितने बाहर के हमलावर थे उन्होंने, अफगानिस्तान में आप देख लें। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं यमन में क्या हो रहा है। तो ये इस किस्म की होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह, इंटरनल जो सिस्टम है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है। पहले तौर पर कि उसकी बहाली की ज़रूरत है कि उसमें फंडिंग्स हो। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि अगर मैं एज MP मुंतखब होता हूँ तो CM साहब को ये कल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है बिलावल साहब भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, तो खुसूसी रिक्वेस्ट होगी, उनसे दरख्वास्त होगी कि इन इलाकों के लिए कोई खुसूसी पैकेज दिया जाए, क्योंकि जब तक हमें पैकेज नहीं मिलेगा हम जो है इन इलाकों के लिए कोई नहीं कर सकते। दूसरी है कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी बच्चियां जो है कराची यूनिवर्सिटी जो है वो जाती हैं पढ़ने के लिए, सुबह सर्दी भी होती है, जो हमारे वो होती हैं पॉइंट्स होते हैं इस यूनिवर्सिटी जाने के लिए, घंटों बच्चियों को इंतजार करना तो पड़ता है। तो मैं चाह रहा हूँ एजुकेशन साइड पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई बेहतरी आए, तो उनका कैंपस कोई ऐसा हो कि हम कोरंगी में कायम कर सकें। ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो भी कोरंगी में बननी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है। उससे ये होगा कि हमारी बच्चियों को यहीं जो है या बच्चों को फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है। वैसे ये जो हल्का है जिसकी आपने बताया कि ये बहुत बड़ा हल्का बन चुका है, इसकी आबादी तकरीबन कितनी होगी आपके ख्याल से? जो यहाँ पर देखें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जो आबादी है पूरे जिले की वो तकरीबन है 27-28 लाख, लेकिन जो मेरा हल्का है तकरीबन 1,80,85 हज़ार पर मुश्तमिल है। वोटर्स हैं तकरीबन 1,80,000 के करीब वोटर हैं। ये जितने हल्के हैं तमाम के में सबसे ज़्यादा वोटर्स जो है वो 94 में हैं।
بالکل ٹھیک ہے. اور اب 94 میں آپ کے اپوزٹ کون کانٹیسٹ کر رہا ہے, کون سی جماعت ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مضبوط ہو سکتی ہے, یا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ بظاہر آج تک مجھے نہیں پتا کل کیا صورتحال ہوگی. ابھی تو کسی نے کمپین ہی نہیں شروع کی. اچھا. آج تک یہ کمپین جتنی بھی شروع ہوئی, جب میرا ٹکٹ اناؤنس ہوا تقریباً 1 ہفتے قبل, تو ہم نے تو اسی دن رات سے صبح اٹھ کے جو ہے کمپینیں شروع کر دی تھی. وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, سمجھ گئے, پیپلز پارٹی کی کمپین ہم بھی دیکھ رہے ہیں, وہ ہم نے شروع کر دی تھی. لیکن ابھی تک وہاں کوئی گراؤنڈ پہ نہیں اترا ہے. آج کے بعد اگر کوئی اترتا ہے تو پھر پوزیشن پتہ چلے ہوگی. جماعت اسلامی کے بھی کینڈیڈیٹ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں, اسی طریقے سے TLP کے کینڈیڈیٹس بھی ہو سکتے ہیں, اسی طریقے سے جو ہے MQM پاکستان کے کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کینڈیڈیٹ بنیادی طور پر اگر ہوں گے, ویسے تو اس حلقے میں تقریباً 29 کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن یہ ایک بیسیکلی طور پر جو ہے وہ یہ 1-2 دن کے بعد صحیح پوزیشن آئے گی کہ کون ہے اور کس سے مقابلہ ہو سکتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, یہ کچھ دن بعد آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو الیکشن جیتنے کے لیے لڑا ہوں. بالکل صحیح, میں فارمیلٹی کے لیے الیکشن نہیں لڑا ہوں. صحیح صحیح. ہم نے پارٹی کو اس علاقے میں خون دیا, میں زخمی ہوا ہوں, مجھے گولیاں لگی ہیں, میں ہاسپٹل میں رہا ہوں. آصف صاحب مجھے دیکھنے کے لیے ہاسپٹل آئے تھے, پارٹی کی پوری قیادت آئی تھی مجھے دیکھنے کے لیے. تو الحمدللہ تو یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں, میں اس کی طرف آنا چاہ رہی تھی نیکسٹ کوشچنز میں اپنے, کہ جب آپ زخمی ہوئے, آپ کو گولیاں لگیں, یہ پورا جو سینیریو ہے, اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت, جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب بھی آپ کی قیادت کرنے کے لیے آئے تھے, تو وہ کیسا لگتا ہے کہ جب آپ کی جماعت کا بڑا سربراہ سابق صدر بھی رہے ہیں, وہ خود آپ کو دیکھنے آتے ہیں, آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں, تو یہ کیا فیلنگ ہوتی ہے کیسے جالے کے لیے, ورکر کے لیے جس نے بڑا وقت گزارا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے اصل بات یہی ہوتا ہے کہ جب آپ برے حالات میں ہو, بالکل, اور آپ کے اوپر پریشانی ہو, تو آپ کی قیادت آپ کے ساتھ کھڑی ہو. بالکل, یہ اور اس کو کمانا پڑتا ہے نا. عمران احمد صاحب, آپ نے کمایا اس کو, آپ نے اس کو ارن کیا, اور آج آپ کو اگر ٹکٹ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, تو یہ آپ ڈیزرو کرتے تھے. اور ہم اس کو آج اپنے پوڈ کاسٹ سے اسی لیے اپریشیٹ کر رہے ہیں, اسی لیے ہم نے آپ کو بلایا ایک معزز مہمان کی طرح, کہ آپ نے جو اتنا قیمتی وقت اپنی زندگی کا آپ نے دیا, آپ نے سرو کیا پالیٹکس میں, ایک جماعت کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے, آپ نے ان کے نظریے کو پروموٹ کیا اور وہ پینیٹریٹ کیا. جب آپ زخمی بھی ہوئے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے اس مشکل وقت میں, اور یہی اب آپ نے انشاءاللہ جب آپ جیتیں گے تو آپ نے اپنی کورنگی کی عوام کے لیے یہی کرنا ہے. ویسے کیا منشور ہے, کون سے عہدے آپ کو پیپلز پارٹی نے دیے گزشتہ دور میں, اور ابھی آنے والے انتخابات کے لیے کیا منشور ہے آپ کا کورنگی کی عوام کے لیے خاص طور پر؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں تو کسی نہ کسی, جب بھی اقتدار آیا پارٹی کے تنظیمی عہدوں پہ, تو میں جنرل سیکرٹری رہا. صحیح. اور پارٹی میں پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی قدر ہے. بے شک, یہ کوئی یہ سمجھتا ہے, میں اپنے ورکرز کو بھی کہتا ہوں کہ یار بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں پڑھے لکھے لوگوں کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا, نہیں روک سکتا. اگر آپ اپنے اس پر مطلب یہ ہے کاربند ہیں اور سنجیدہ ہیں اپنے فلسفے پر, اپنے معاملے پہ, جدوجہد پر اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کی مثال تو آپ خود ہیں. اس کی مثال میں لوگوں کو اپنی بتاتا ہوں. میں آج کے ورکر کو بتاتا ہوں جو آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھو آپ جدوجہد کرو, ایمانداری کے ساتھ کوشش کرو. پیپلز پارٹی جو ہے کسی عقیدے کی جماعت نہیں ہے, پیپلز پارٹی کسی قومیت کی جماعت نہیں ہے, پیپلز پارٹی سب کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی کا جھنڈا یہاں کماڑی سے لے کر اور جو ہے وہ سرحد کے جو ہے KPK تک ہمارا جھنڈا لہرا رہا ہے. چمن کی پہاڑیوں میں, گلگت میں, بلتستان میں جو ہے ہمارا جو ہے وہ سارا معاملہ موجود ہے. تو پیپلز پارٹی نہ رنگ اور نسل پر بھی یقین نہیں, نہ کسی عقیدے اور مسلک کی بھی پارٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں نہ شیعہ ہے, نہ دیوبندی, نہ بریلوی, نہ کوئی دوسرا, نہ سندھی, نہ پٹھان. یہ تفریق نہیں دیکھی جاتی ویسے عمومی طور پر پیپلز پارٹی. اللہ نہ کرے اگر کسی بھی جگہ کسی بھی پارٹی میں یہ تفریق ہو جائے, پھر وہ پارٹیاں برقرار نہیں رہ سکتی. بے شک. تو ہم تو وفاق پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم تو ایسی بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے عمران احمد صدیقی صاحب کے پیپلز پارٹی جہاں پر اتنی زبردست پرفارمنس بھی دکھاتی ہے, آپ نے ان کے نظریے کی بھی بات کی ہے, اور آپ ان کے ساتھ اتنے عرصے سے کانٹیکٹ میں ہیں, تو کس چیز کی کمی ہے یہاں پر آج کے دور میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایز اے سینئر ورکر آپ مشورہ دینا چاہیں گے کہ یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا لوپ ہول ہے, یہاں پر اس اسپیس کو کور کرنے کی ضرورت ہے, یہ خلا ہے جو پر ہونا چاہیے, وہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, وہ بنیادی طور پر ہر آدمی کو جس کو جو عہدہ دیا جائے نا, جو ڈیزگنیشن جس کے پاس ہو, میں مثال کے طور پر کسی عہدے پہ ہوں, میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ ہماری یہاں پارٹی لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہے, بس دوست کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہمارا رابطہ ہے مطلب عوام سے, وہ اس لیول پھر بعد میں نہیں ہو پاتا. ہم ان سے جڑے رہنا چاہیے بنیادی طور پر.
समझ गए। क्योंकि आपने इमरान साहब फिर आपने दोबारा आना है ना उनके पास, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा 5 साल बाद आपने, अगर 5 साल बाद इंतखाबात हो रहे हैं, अब अगर मैं जीतने के बाद मिसाल के तौर पर घर के दरवाजे से मना कर दूं तो मैं घर पे नहीं हूँ। सही, मैं तो रात को 1-1, 2-2 बजे भी उठ के आ जाता हूँ। लोग पकड़े जाते हैं, थाने वाले पकड़ के ले गए, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, सुबह आंखों का ऑपरेशन है और रात को तब भाई अब रात को 1 बजे आ रहा हूँ, मैं अभी ड्यूटी से आया था, कोई नहीं मिला, आप मिल गए, मिसाल के तौर पर। फिर आप आम आदमी से जुड़े हो ना, जिसका काम आप रात को 1 बजे कर दोगे तो वो कम से कम उसे एहसास नहीं होगा कि यार मेरा काम इन्होंने रात को 1 बजे किया था, तो वो कल आपके साथ खड़ा होगा। बेशक बेशक। तो उसके मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, हमारे सिविक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हैं, पानी के मसाइल हैं, हमने पानी पे बहुत बड़ा काम किया है कोरंगी में, समझ गए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस बात ये है कि आप सब कुछ तो एकदम नहीं कर सकते ना, आपके पास जितने इख्तियारात होते हैं और उन इख्तियारात के अंदर रहते हुए आप अपने काम करते हो, आपके वसाइल भी महदूद हों। लेकिन एक बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल अगर हम कामयाब होते हैं तो कम से कम हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, ना वसाइल का रोना रहेंगे, काम हो, वसाइल भी आपके पास होंगे, इख्तियार तो आपका है ना। इख्तियारात किसी को लिख कर नहीं दिए जाते, इख्तियारात तो बंदा अपनी जो उसकी एबिलिटी होती है बलबूते पे लेता है, अपने बलबूते पे होता है कि भाई ये थोड़ी है कि आपने यही काम करना है और ये नहीं करना, आपके अंदर जितना इख्तियार है आप आगे जाके काम करें, आपको किसी ने मना नहीं किया ये काम ना करें। और मुझे ऐसा लगता है इमरान साहब, आप देखिएगा, अग्री करते हैं इस नहीं करते, जब आवाम की खिदमत करनी है तो उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी। आपने अगर उनको बेनिफिट्स देने हैं, उनके लिए बेनिफिशियल बनना है, तो फिर आपके ओहदे की कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कोई भी, आपके इख्तियारात की कोई बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल ऐसे। अगर आप बाउंड्री करके काम करेंगे तो फिर आप काम नहीं कर सकते, बाउंड्रीज देखिए, इख्तियारात में बाउंड्रीज नहीं होती, लोगों के लिए काम नहीं होता, आपको तो उससे ज्यादा छलांग मार के जाना पड़ता है लोगों के लिए, जब लोग आपके साथ खड़े होते हैं। बेशक। तो ये कि मेरा मैसेज बुनियादी तौर पर ये है कि जो भी हमारे जो लोग भी मुंतखब हो, जिनके पास पार्टी होते हैं, जिसके पास दूसरे होते हैं, वो लोगों के लिए जो है जो उनके इख्तियारात है कम से कम उतने तो इस्तेमाल करें, इतना तो कर लें, हाँ इतना तो हक अदा करें। बाकी ठीक है, अपने मामलात अपने छोड़ दें कि भाई ठीक है मेरा इख्तियार नहीं था, लेकिन अपने इख्तियार जितने आपको दिए गए हैं, पार्टी ने दिए हैं, उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही है। और इमरान अहमद सिद्दीकी साहब, ये बताएगा कि आप इतने अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ है, आपने बात की कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था तो आप छोटे थे, कम उम्र थे, लेकिन जब ज़ाहिरा बीबी शहीद आई थी तो तब आपको याद होगी कुछ चीज़ें, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी याद है, कोई मेमोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? देखो मुझे याद है, फिर मैं जज्बाती हो जाता हूँ। हाँ ये तो है, जब बीबी शहीद की बात आती है तो जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, नजरियाती कारकुन जो उनसे जुड़े रहते हैं, वो बहुत 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 जज्बाती हो जाते हैं। हम इस चीज़ को समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। तो आप कोई अच्छी सी बात बताएं ना, हमें याद है आपको जो मैं उस ज़माने में था मशावरती काउंसलर, बीबी ने कराची में काउंसलर बनाए थे। अच्छा। तो फ़हीम उज़्ज़मा जो है उस ज़माने में एडमिनिस्ट्रेटर कराची होते थे। अच्छा। जैसे अभी मुर्तज़ा आप एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब तो वो मुंतखब हो चुके हैं। तो उस ज़माने में बीबी ने जो है वो यहाँ हर इलाके में जो है वो काउंसलर्स बनाए थे। अच्छा। मैं भी काउंसलर था अपने इलाके का, और मैं चेयरमैन भी था हेल्थ कमेटी में। नजमी हमारे चेयरमैन होते थे, नजमी आलम, मैं उनके साथ वाइस चेयरमैन था, फिर पूरी कराची को देखा करता था। तो वो बीबी जब भी कराची आया करती थी, देखे बात ये है, क़यादत की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कराची जब भी वो आती थी तो हमारे जितने मशावरती काउंसलर थे स्टेट गेस्ट हाउस में, उनसे मिला करती थी, वो मुलाकात करती थी। वो 1 महीने में आए जब भी, और हमारी उस ज़माने में मुलाकातें होती थी। मुलाकातें क्यों होती थी? मसाइल के हवाले से मुलाकात होती थी। वो मसाइल के हवाले से मिला करती थी। वो जैसे आप मेरे सामने बैठी हुई, हम ऐसे चेयर्स पे, ऐसा वो यहाँ सामने बैठा होते हैं, वो बैठी होती थी, हम यहाँ सामने ऐसे लाइन में बैठे होते थे। जितने कराची के मशावरती काउंसलर होते थे वो हमसे मसले मसाइल पूछती थी। हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं उस ज़माने में DIG, IG सिंध, DCs, कराची, कमिश्नर कराची, और जितने कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जो मसाइल के हवाले से, तो बीबी के लाइन में वो एक से इधर से पूछती थी, उनसे वो जवाब लेती थी। हाँ, समझिए, आपके सवाल, हमसे सवाल होते थे, वो जवाब उनसे लिए जाते थे। बिल्कुल ठीक। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे बीबी की इतनी गिरफ्त थी उस समय, वो पूछा करती थी। और उसके बाद मुझे याद है कि वो हमसे कहती थी, कारकुनों से कहती थी कि मुझे आप लोग की फिक्र रहती, चेयरमैन थी, समझ गए ना। सही। अब वो वाला दौर इमरान साहब जो आपने देखा जब आप काउंसलर थे, और बीबी साहिबा एड्रेस करती थी सारे मसाइल को, रिजॉल्व करने के लिए ऑर्डर्स देती थी, तो आज जब आप इस हल्के से खड़े हुए हैं, ये तो एक लंबा सफर है ना। लंबा सफर। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या फर्क आया है पार्टी में बीबी की क़यादत में, और अब जबकि उनके बेटे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप मिस करते हैं उस टाइम को? वैसा ही टाइम दोबारा आना चाहिए कि बिलावल साहब भी बैठे, सबको बुलाए, मुशावरतें हों, मसाइल सुने,
उसी तरीके से इनपुट और इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आ रही है? बेसिकली तो देखें बात ये कि बेनज़ीर साहबा का दौर तो कदई मुख्तलिफ था, भुट्टो साहब का भी यही तरीका था। अच्छा। हाँ, वो भी कारकुनों के दरमियान रहते थे। वो भी देखें, बीबी एक खातून थी, खातून होने के एक मसाइल होते हैं जी, ये भी है। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में खवातीन के एक अलहदा मसाइल है। देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहब मजबूत तरीन खातून थी, लेकिन उसके बावजूद मसाइल तो थे ना, एज ए औरत, एज ए खातून, एज ए वुमेन होने की सूरत में उनके मसाइल थे। हमें उनके मसाइल को भी समझने की ज़रूरत है कि उसके बावजूद भी वो जाती थी, लोगों के दरमियान रहती थी, मिलती भी थी। उसके बावजूद अब चूंकि बिलावल साहब मेल हैं, मर्द हैं, समझ गए ना, लेकिन अब लाजमी वो आहिस्ता आहिस्ता उसी रास्ते पर गामजन है। अच्छा है, वो उसे जान है, लेकिन लाजमी है कि हमें उसके लिए वक्त की जरूरत है। देखें, बात ये कि अभी वो 35 साल के हुए हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे और उनका साया बहुत दिनों तक सबके सरों पर सलामत रखे। लेकिन ये है कि बात सिर्फ इतनी है कि अभी वो नौजवान है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जैसे होगा, और अभी हमने उनकी कारकर्दगी एज ए वजीर खारजा देखी ना जी, और दुनिया ने तस्लीम किया, हमारे मुखालिफ भी तस्लीम करते थे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने तस्लीम किया, जो हमारे आज मुखालिफिन हैं उन्होंने भी तस्लीम किया ऐसे वजीर खारजा उनकी कारकर्दगी। तो हम ये देखते हैं जो खून भुट्टो साहब का था, वो बेनज़ीर साहबा का, और भुट्टो साहब भी वही थे, तो उनकी लेगेसी है। बिल्कुल, भुट्टो साहब भी वजीर खारजा थे पहले, बेनज़ीर साहबा खुद जो है वो हमारी जो वो थी कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी फॉरेन अफेयर्स की, उसकी वो चेयरपर्सन थी। बिलावल साहब ने एज ए वजीर खारजा भी उसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला लाजमी है कि मैं नहीं समझता कि ये लोग खानदानी लोग हैं, और खानदानी लोगों में नहीं समझता कि वो कभी कोई फर्क आता है। हाँ, वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहता है। ठीक 100% वो चीजें नहीं होती हैं, हाँ। उसमें फर्क होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहरहाल बेसिकली रास्ता वही होता है, असल रास्ता वही है जिस पे उन्होंने चलना है, और वो भुट्टो साहब का रास्ता है, बेनज़ीर साहब का रास्ता, और बिलावल साहब भी उसी रास्ते पर चल रहा है इंशाल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो उनके सियासी नजरियाती कारकुन है वो अभी भी मोटिवेटेड है, उसी तरीके से ग्राउंड्स पे मौजूद है। आप अपने हल्के की अब बात बताएं कि आने वाले इंतखाबात में जब भी आप कॉन्टेस्ट करेंगे, उसके बाद जब आप जीत जाते हैं, तो क्या आपकी ये बड़ी कामयाबी होगी? आप इसको क्या अपनी लाइफ अचीवमेंट समझेंगे? किस तरीके से लोगों को बयान करेंगे इसको? देखें, बुनियादी तौर पर तो लाइफ अचीवमेंट ही हो। हाँ, मैं ये असल बात ये है कि आपकी जिंदगी का निचोड़ है वो जी, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, आपकी जिंदगी का निचोड़ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एजाज की बात तो ये है कि आपको पार्टी ने ऑन किया, आपकी जद्दोजहद को ऑन किया, आपकी जो आपने जितने 47 साल 48 साल जो पार्टी को दिए, पार्टी आपके साथ जब भी खड़ी रही, पार्टी आज 47 साल के बाद आपके साथ खड़ी। असल चीज कमिटमेंट है, आप कमिटमेंट पे अपने कायम रहे, पार्टी आपके साथ कमिटमेंट पे कायम। तो किसी और जमात में भी आपको लगता है ऐसे होता है पाकिस्तान में कि जो इतने नजरियाती पुराने कारकुन होते हैं उनको इस वजह से वोट टिकट मिल जाती है? आपने कोई नहीं, मेरा ख्याल है, मुझे तो नहीं लगता। देखें, आज भी हम जो लिस्टें देख रहे हैं जो लोग हो रही हैं, तो उस लेवल के लोग नहीं हैं, वो तो लोग तलाश करते हैं कि यार उनका कोई जो कैंडिडेट्स है, उनका कोई उम्मीदवार है, कोई भारी भरकम हो, कोई पैसे वाला हो। हाँ। आप फी ज़माना आप देखें ना क्या सूरत हाल है, आप भी इसी माशरे में रहती हैं, मैं भी इसी माशरे में रहता हूँ, तो माशरती मसाइल हम सबके साथ हैं, तो वो भी चाहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवल पर किसी को टिकट देते हों। चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अब जब कराची के अंदर ये सिचुएशन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद बन रहे हैं, मुस्लिम लीग नून MKM के साथ, JUI भी होगी, GDA भी होगी, तो उससे आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को किसी भी लेवल के ऊपर कोई खतरा है? नहीं, हमें कोई खतरा नहीं। अच्छा, तो इस किस्म के देखें इत्तेहादों से कोई खतरा नहीं। ग्राउंड पे वो नहीं है ना, मुस्लिम लीग नवाज ग्राउंड पे नहीं है, उनकी तंजीम नहीं है, PTI की तंजीम कराची में मौजूद नहीं है, और GDA का तो नाम ही नहीं है। देखें ना, GDA क्या है, पकड़ा लीग है ना बुनियादी तौर पर, फंक्शनल लीग है। फंक्शनल लीग खुद ग्राउंड पे नहीं है, बल्कि फंक्शनल लीग के लोग, जो मेरे एरिया का सदर है, कल उससे मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा कि मैं तो मेरे हल्के का जो कैंडिडेट है, मैं तो उससे मुतफिक नहीं हूँ, मैं आपकी हिमायत करूंगा। अच्छा, समझ गए? फंक्शनल लीग के लोगों ने कल मुझसे कहा है, तो खुद उनकी जो है ग्राउंड पे ये पोजीशन नहीं है, उनके वोटर्स नहीं है ना। देखें, ग्राउंड पे इसलिए कि सिंध हुकूमत हमारी है, हम कई साल से हुकूमत में है, सबको पता है कि इख्तियारात इनके पास होते हैं, GD के पास इख्तियारात थोड़ी होंगे, मुस्लिम लीग नवाज के पास तो इख्तियारात नहीं होंगे, मौलाना जो JUI है इसके पास तो इख्तियारात नहीं होंगे, इख्तियारात तो फिर काम के लिए हमारे पास ही होंगे ना, कल को लोग फिर काम के लिए हमारे पास ही आएंगे। तो आपका मसाइल वही हल कर सकता है जो हुकूमत का नुमाइंदा हो। एग्जैक्टली। और अभी आप मुतमईन हैं, जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं,
बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, हम उनके इन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं जो हम चीज़ें देखते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर जो वो कर रहे होते हैं काम। अभी आपको लगता है कि जिस तरीके से जिस पेस से वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है या यहाँ इसको मजीद स्पीड अप करने की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत है कुछ? अभी देखें मुर्तज़ा वहाब को तो आए हुए टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, हाँ कुछ टाइम हुआ, लेकिन उसके बावजूद फिर गवर्नमेंट्स खत्म हो गई, फिर फंडिंग के मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तज़ा वहाब ने एज एडमिनिस्ट्रेटर बहुत काम किया और लोग अप्रिशिएट करते हैं। दुश्मन मतलब हमारे जो मुखालफिन थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि मुर्तज़ा वहाब ने काम किया। अब एज ए जो मेयर कराची हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी जो अपनी जिम्मेदारियां बड़े आसान तरीके से पूरी कर रहे हैं और काम कर रहा है वो। अच्छा। और उसके रिजल्ट आ रहा है इंशाल्लाह ताला। इस शहर में काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है, देखो हम इस शहर को ऑन कर रहे हैं। हाँ। बिलावल साहब इसी शहर में पैदा हुए हैं जी, समझ गए ना। और लेडी डिफरेंट में पैदा हुए बिलावल साहब, ठीक है ना। तो बिलावल साहब ने कहा कि ये मेरा शहर है, वो इस शहर को ऑन कर रहा है ना। और फिर उन्होंने कहा कि अब वो तफरीक जो थी एक सिंधी और उर्दू स्पीकिंग, उस तफरीक का भी खात्मा हुआ है। दो जो हमारे मुखालफिन थे उन्हें मनफी सियासत करने का मौका मिल जाता था। वो पीपल्स पार्टी के बारे में कहते थे कि पीपल्स पार्टी सिंधियों की जमात है। हाँ। मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि मैं बेसिकली उर्दू बोलने वाला हूँ, मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मेरा सब कुछ है। पीपल्स पार्टी अगर सिंधियों की जमात होती तो मैं आज जिस जगह पे हूँ ना होता, समझ गए ना। आज मैं जिस जगह पर हूँ वो पीपल्स पार्टी तो बिला रंगो नस्ल सबके लिए, सबकी पार्टी है वो। सही, बिल्कुल ठीक है। और अब आपसे लास्ट क्वेश्चन इमरान साहब कि अब जब आप अपने हलके में हैं, आपको टिकट भी मिल गया है, तो आपकी कोई बिलावल साहब से मुलाकात हुई या जरदारी साहब से मुलाकात हुई या शेड्यूल है आने वाले वक्त में होगी? नहीं, अभी तो देखें वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो खुद मसरूफ हैं। बिलावल साहब 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लाहौर से भी लड़ रहे हैं और यहाँ से भी लाड़काना से भी लड़ रहे हैं। आसिफ साहब खुद अपने हलके में, बस इंशाल्लाह ताला अगर हम जीत गए तो ये सीट कुरंगी की 94 बिलावल साहब को तोहफे में देंगे। थैंक यू सो मच। इमरान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे जनाब आज की पॉडकास्ट में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।